तो चलो आज बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। अब यहाँ पर ना आइंस्टीन ने क्या देखा कि न्यूटन के नियम में कुछ फ्लॉस हैं। अब ऐसा कुछ है नहीं कि फ्लॉस हैं, उनका जो मैथमेटिकल जो मॉडल था ना वो कुछ तरीके से कुछ इसमें फ्लॉस थे। जैसे आप मान सकते हो कि क्या कि यदि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के अपोजिट दिशा में बढ़ रही हैं, तो क्या उनका वेलोसिटी बस ऐड हो जाएगा एक दूसरे के रिलेटिव। अब यहाँ पर ना आइंस्टीन ने यह दिखा कि लाइट की स्पीड जो इस यूनिवर्स में है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, नो मैटर कितना भी हम स्ट्रिक्टली उसको तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इस यूनिवर्स का। लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड जा नहीं सकता लाइट से ज़्यादा। अब यहाँ पर आइंस्टीन ने क्या देखा, देखो कि लाइट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो हमें कैसे पता कि वो रेस्ट में है, और यदि मोशन में है तो हमें कैसे पता कि वो मोशन में है। यहाँ पर बात आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि मूव कर रहा है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि वो मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। लेकिन वो यदि हम उस ऑब्जेक्ट में होते तो हमें ये लगता कि मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसमें हम पहले बैठे थे। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैटर करता है। लेकिन यहाँ पर आइंस्टीन ने क्या देखा कि टाइम डायलेशन। तो यहाँ पर स्पेस को कैसे पता, जब यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट इस गति में है, वो ऑब्जेक्ट गति में है, तो फिर जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड पे मूव करता है तो फिर इसे स्पेस को कैसे पता कर चलता है कि हाँ वो लाइट की स्पीड पर चला जा रहा है, तो उसकी जो टाइम डायलेशन उसको कर देते हैं। तो स्पेस को ऐसे कैसे पता, यानी कि एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करता है जो कि स्पेस खुद इसको एक्सपीरियंस करता है। इससे स्पेस इटसेल्फ एक्सपीरियंस दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, यानी कि स्पेस का खुद का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब यहाँ पर हम अपने यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि वो हमारी ये हमारी रिलेटिव वो अपनी पोजीशन नहीं बदलता। यदि वो हमारे ही स्पीड से हमारे ही दिशा में आगे बढ़ रहा है तो क्या हमें ये लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यदि हम एम्प्टी स्पेस में रहे, बिल्कुल खाली जगह, ना कोई स्टार्स ना कुछ नहीं, बिल्कुल खाली स्पेस में इमेजिन करो, तो क्या फिर हमें ये पता लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं नहीं ना, ऐसा पता लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारी ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ना स्पेस को लगेगा कि हाँ ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम डिलेशन होता कैसे है। अब स्पेस जो है, मतलब कि हम यदि लाइट की स्पीड तक अप्रोच करने लगें तो हमारी टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, थॉट एक्सपेरिमेंट्स आते हैं कि हम लूप होल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम टाइम लाइट की स्पीड से मूव कर सकते हैं, लेकिन ये हमें यूनिवर्स अलाउ नहीं देता। वो कैसे? यदि हम एक स्पेसशिप में हैं जो लाइट की 1/2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है स्पेस में, तो हम स्पेस की उसी डायरेक्शन में लाइट बीम को फायर कर देते हैं, मतलब टॉर्च चालू कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी स्पेस का जो मोशन है, जो स्पेस में गति कर रहा है, और साथ ही साथ वो लाइट का खुद का मोशन, वो दोनों ऐड होके लाइट c+1/2 की स्पीड से, यानी कि c+c1/2 की स्पीड से गति करने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम डायलेशन होने लगेगा। अब यहाँ पर लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पर होगा क्या, लाइट की स्पीड यदि हम उसको टॉर्च को उसी की दिशा में फायर करें तो यहाँ पर जो लाइट का जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, जो सी है, वो कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगा, डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है
वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी यदि हम उसी की दिशा में फायर करें, और यदि स्पेस का हम अपोजिट दिशा में फायर करें तो यहाँ पर क्या होगा कि लाइट की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यानी कि नो मैटर हम कितना भी स्पीड से मूव कर लें, लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब लाइट की स्पीड से तो हम आगे मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्स का एक कांस्टेंट है, हम इससे ज़्यादा मूव कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर कई सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। अब यहाँ पर तो हम लाइट को उसकी एक्चुअल रफ्तार से ज़्यादा भी हम लाइट खुद को ट्रेवल नहीं करा सकते। यहाँ पर ना हम अब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास हो, जिसमें मास एग्जिस्ट करता है, वो लाइट की स्पीड पर कभी आ ही नहीं सकता। यदि हम उसको लाना भी चाहें तो हमें इन्फानाइट मोमेंटम चाहिए होगा उसको देने के लिए, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अब उतना ज़्यादा मोमेंटम देने के लिए हमें इन्फानाइट एनर्जी चाहिए होगा, जो कि इस ब्रह्मांड में खुद एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि हम नो मैटर कितना भी एनर्जी दे दें, मास वाला ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ मास एग्जिस्ट करता है वो कभी भी लाइट की स्पीड पर नहीं आ सकता। यहाँ पर मास और मासलेस पार्टिकल का एक बहुत ही बढ़िया मेरे को रिलेशनशिप दिखता है। पता है कैसे? लाइट जो कि मासलेस पार्टिकल है वो कभी रेस्ट पर नहीं आ सकता, और दूसरा जिसमें मास होता है वो कभी लाइट की स्पीड पर नहीं जा सकता। दोनों में कितना एकदम रिलेशन दिखता है ना, अजीब बात है दोनों में। ये यूनिवर्स सही में अजीब तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगता है कि स्पेस बना तो बना किससे? ये जो आसपास हमें खाली जगह दिखता है, यदि हम हवा वगैरह इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दें तो ये जो जगह है आसपास, ये किस चीज़ से मिल के बना है? ये स्पेस इटसेल्फ किस चीज़ से मिल के बना हुआ है? थोड़ा अजीब लगता है कि स्पेस क्या चीज़ है। स्पेस टाइम तो आइंस्टीन का ही देखते हैं। स्पेस और टाइम एक दूसरे के रिलेटिव हैं। यदि हम लाइट की स्पीड से मूव करने लगें तो कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, टाइम डायलेशन होने लगता है, और ऑब्जेक्ट का मास बढ़ने लगता है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ता है तो वो काइनेटिक एनर्जी मास के रूप में के जैसा व्यवहार करने लगता है, और इसलिए मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है उसको लाइट की स्पीड पर भेजने के लिए। इसका मतलब कि हम कभी भी किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड पर नहीं भेज सकते। और यहाँ पर एक और बात है कि यदि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यदि दो ऑब्जेक्ट हैं और यदि वो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी ऐड नहीं हो जाएगी। जैसे हम यहाँ लाइट की 1/2 स्पीड से गति कर रहे हैं, ये इधर, और ये भी 1/2 स्पीड से, तो जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो ये तो मुझे लगेगा कि ये लाइट की स्पीड से गति कर रहा है, और यदि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यदि मैं इसको देखूंगा तो इसको भी लगेगा ये कि लाइट की स्पीड से गति कर रहा है, जो कि इस यूनिवर्स के जो रूल है उसको ब्रेक करते हुए दिखता है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइट हम ऐसे ही जोड़ नहीं दे देते, हम ऐसे ही नहीं जोड़ते मोशंस को, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की, जो एक दूसरे का अपोजिट या फिर एक दूसरे के पैरेलल में गति कर रहा है, तो हम उसको ऐसे जोड़ नहीं देते। तो इसका एक सिंपल सा इक्वेशन है कि ऐसे ही कुछ है, यार भूल गया मैं, रुको यार, ऐसे ही है, v इक्वल्स v इसकी वाटी 1 + v² / c²। हाँ यही है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है कि यदि वेलोसिटी वेलोसिटी अगर एकदम लो हो जाए, एकदम से लो, यानी कि लेट्स 0, तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी यदि 0 है तो क्या होगा, यहाँ पर v जो फाइनल वेलोसिटी है ना, ठीक है, v f तो इक्वल्स टू v जो कि एक्चुअल वेलोसिटी है टाइम x की वाटी 1 -
v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। v स्क्वायर यहाँ पर क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी जो कि अभी है, और वो जो फाइनल वेलोसिटी होगी, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की। तो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, नहीं यार, हाँ, ऐसे ही इक्वेशन बताता हूँ। v फाइनल वेलोसिटी जो कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे फ्रेम में, मान लो इस ऑब्जेक्ट का, तो v फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स v प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई ये इसकी डिवाइडेड बाई इसकी वाटी 1 माइनस v1 v2 डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। अब यहाँ पर नो मैटर हम कितना भी स्पीड से मूव कर लें, हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा गति कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इक्वेशन या फिर दिस रूल यूनिवर्स का रूल अलाउ नहीं देता। तो आज के लिए इतना ही बकबक करते हैं। मैं 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा चैनल वेरीफाइड नहीं है वाला, तो दैट्स इट। चलो अब कल करते हैं। मैंने ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कल ही पढ़ा था, तो उतना ज़्यादा अभी ये बोल नहीं पा रहा, तो एक बार मैं पूरे के पूरे बुक को एक बार फिर से रिवाइज करूँगा, एक बार फिर से पढ़ूँगा, और उन सब को इस 30 दिनों के लिए बकूँगा बिल्कुल, और देखता हूँ कि मेरे बोलने का तरीका कितना ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और क्योंकि मैं साइंस रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा ना उस पर, तो मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ इन सबको, ताकि बस इन्हीं तरीके से बोल पाऊँ और वीडियोस पे उन सबको दिखा पाऊँ। दैट्स इट।